हाँ तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो सारी चीज़ें हमने इजीली पढ़ ली थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, दो वर्ड हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एंड फील्ड। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम समझते हैं तो यूँ समझ लो कि इस यूनिट के अंदर जो मेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसी की वजह से हमको दूसरी चीज़ भी सब यहाँ पर मिल रही है। आगे जो हम पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं, वो सारा का सारा जो पार्ट है वो किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वहाँ पर रोल है अच्छा खासा। अब मेन जो अपना आता है टॉपिक यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है ना, कुछ नहीं, आपको बड़े बस सुनना है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब लिखना होगा मैं बोल दूंगा कि अब आप ये चीज़ लिख लीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है इजीली कि यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस खाली इमेजिन करते रहना, जो मैं बोलता जाऊँ वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम चलते हैं कहाँ पर? थोड़ा सा ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था दो मास के बीच में एक फोर्स होता है। ठीक है, और वो फोर्स क्यों होता है? बिकॉज वो दोनों मास कहाँ पे होते हैं? एक मास के दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, मतलब अगर वो एक मास दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज में आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे जितने भी अपन रॉकेट हैं, ये जितने भी अपने स्पेस में जितने भी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह घूम रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हैं। ठीक है, अगर इसमें होते वो तो वापस अर्थ उनको अट्रैक्ट कर लेती। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह ही यहाँ पे क्या है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के पहले हम एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज़ ये कोई मास है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने कोई दूसरा मास रखा, ठीक है, तो ये मास क्या आएगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इस मास की फील्ड के अंदर ही आ रहा है, इस वजह से ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी फील्ड कहीं पे होती है तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं हो जाता है। वहाँ पे अपने को पता किसके थ्रू चलता है? फोर्स के थ्रू पता चलता है। अगर फोर्स लग रहा है तो मैं समझ जाता हूँ हाँ वहाँ पर फोर्स लग रहा है, मतलब ज़रूर मैं उसकी फील्ड में हूँ। ठीक है ना। अब जैसे अपन देखते हैं मैंने डीओ लगा रखा है, कोई दूर मेरे से 100 मीटर दूर कोई बच्चा बैठा है, पर मेरा डीओ का इंटेंसिटी ज़्यादा है, डीओ मैंने ज़्यादा लगाया है, तो वहाँ तक उसकी फ्रेगरेंस पहुँच जाएगी। ठीक है ना, तो हमको भी इसी तरीके से समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि जब भी कोई चार्ज होता है, ठीक है, अब मैं चार्ज की बात अगर करूं तो ये कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं इसका फील्ड कितना है। ठीक है, हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो, कितना भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं कितना है। तो सपोज़ यहाँ पर एक मैं दूसरा चार्ज लेके आया पॉजिटिव, यहाँ ला के मैंने रख दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। मैं थोड़ा और पास ले गया, यहाँ ले आया, अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आया ये दूर चला गया, वापस रिपेल हो गया, मतलब इसने इस पर क्या लगाया है? रिपल्सिव फोर्स लगाया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी क्या है? एक फील्ड है। ठीक है, मतलब ये जैसे ही अपने एरिया में किसको एंटर होते हुए देखता है, तो अगर इसके जैसा सेम नेचर हो, मतलब सेम चार्ज होगा, तो वो उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको क्या कर लेता? अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बात करूं तो ऐसी जगह किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है, तो अगर सेम चार्ज हो तो वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो उसको क्या कर देगा? वो रिपेल कर देगा। ठीक है ना, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या बोलेंगे? फील्ड अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। लिख लीजिए ये, फील्ड अराउंड एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज एंटर्स इट विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी ऑफ रिपल्सिव नेचर और attractive nature, that depends on the nature of charge. If both charge of same sign then it will repel, and if opposite then it will attract. ये तो बात की अपन ने किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। थोड़े और अंदर चलते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूँ समझ लो आपकी सिर्फ एक नॉर्मल सा वर्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ समझाने के लिए अपने को दिया है। मेन जो वर्ड है अपना वो आगे आगे पता चलने वाला है आपको।
अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज था जो 5 कूलम का था, कितने का था? 5 कूलम का, ठीक है, ये 5 कूलम था, ये वाला एग्जाम्पल था, और ये था यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, कितना था? 5 मीटर। अब अगर अपन यहाँ आगे चलते हैं, अब मैं चार्ज लेके आया कितने का? 10 कूलम का, कितने का? 10 कूलम का। अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ 10 मीटर पे कितना हो गया? अब 10 मीटर, ये 10 मीटर में एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने के लिए यूज़ किया है मैंने, ये कोई रेगुलर फिगर नहीं है कि हाँ 10 मीटर पे ऐसा होगा, 5 मीटर पे, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल लिया है। अब जैसे ही मैं दूसरा कोई चार्ज यहाँ पर लेकर आया, अब पहले तो कहाँ तक ले जाना पड़ रहा था मेरे को? 5 मीटर्स तक। अब वो कहाँ पर अपना फोर्स लगा रहा है? 10 मीटर पे। मतलब यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर Q की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसी बेसिस पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सर व्हाट इज़ E? E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं Q की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो भी फोर्स बढ़ेगा, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टोटली डिपेंड कर रही है किस पे? चार्ज पे, कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो उसी बेसिस पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ किया तो भी फोर्स बढ़ेगा, क्लियर है। अब जैसे जैसे मैं पास लाता जाऊँगा, ये अगर सेम नेचर है तो ये इसको और ज़्यादा फोर्स नहीं दूर ले जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, क्लियर है। तो अगर दो फिगर की अगर अपन बात करें कि फोर्स जो है मेरा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ अपन ने क्या समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते कैसे। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये तो अपन ने बात करी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम समझने वाले हैं क्या? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इंटेंसिटी से क्या समझते हैं हम? इंटेंसिटी का यहाँ पे पूरी तरीके से ये मतलब होता है कि अगर ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है और ये एक कोई छोटा चार्ज है, ये जैसे जैसे इसके पास आ रहा है, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज, क्या बोला मैं? टेस्ट चार्ज क्यों बोला मैंने? बिकॉज मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। आप नहीं करते? टेस्ट नहीं करते कभी कितनी बार कि जाके देख के वहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट करके क्या है। उसी तरीके से इसको मैं क्यों लेके आया हूँ? बिकॉज ऑफ टेस्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस सोर्स चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? सोर्स चार्ज, क्लियर है। अब जैसे जैसे मैं ला रहा हूँ यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये वाला जो चार्ज है वो इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स। क्या लगा रहा है? फोर्स। तो क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज? चार्ज कौन सा? टेस्ट चार्ज। बोल सकते हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी चीज़ आती है उसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं? पर वर्ड। आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो वहाँ पे भी टी नीचे आता है। तो उसी तरीके से अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है तो अपन उसको जो रीड करने का तरीका था वो क्या होता है अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब और थोड़ा डीप में जाएँ तो अब ये सोर्स चार्ज है, एक दूसरा टेस्ट चार्ज में और लिया है, 1 2, ये 2 टेस्ट चार्ज है मेरे पास, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या बताती है कि इस अकेली जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है। मेरे को दुनिया से लेना देना नहीं है कि उस पर कितना लगा है, उस पर, मेरे को सिर्फ इस पर कितना लगा है। मतलब आई एम टेस्टिंग हियर व्हाट?
इंटेंसिटी। मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वजह से फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल सा कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को एंटर करवाएं तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वो फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और रिपल्सिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है अपनी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। पर का मतलब क्या होता है, 1। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब अगर मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ, दो टर्म आपको मैंने पहले बताई थी कि डिपेंड किस पे करता है, एक तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड क्यू। तो क्या मैं इन दोनों को मिला के लिख सकता हूँ, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू। और अगर मैं ई निकालूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। अगर आप देखें तो वही डेफिनेशन आ रही है अपनी, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू। ई इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्यू मतलब चार्ज। तो वो की वही डेफिनेशन अपन यहाँ पर इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू टी। बहुत सी बुक्स में आपको जो क्यू टी है वो किस में दिखेगा, स्मॉल लेटर में। तरीका है लिखने का, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। रीज़न है कि बस एक हमारे लिए इजी रहे तो हमने इसको इस तरह से शो कर दिया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब अगर नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू टी, क्या यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आता है क्या, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का कंसेप्ट आप ध्यान से समझना, शायद तक पहली बार आप ये पढ़ रहे होंगे। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। दोनों को हमने मिलाया तो क्या हो गया मेरा, क्यू ई, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू ई, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये के कहाँ गया, तो समझना मेरी बात को कि जब भी हमको किसी भी कांस्टेंट को 1 पुट करना हो, किसी भी कांस्टेंट को हमको अगर 1 पुट करना हो तो उस जो एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी मेरे पास वेरिएबल आ रहे हैं उनके यूनिट मेरे को डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर कूलम्स लॉ में पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ पर के डिसाइड किया था मैंने, क्या के को 1 पुट किया था, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, बिकॉज Q1 R F इन सब के जो यूनिट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। पर हमारे लिए यहाँ पर सबसे फ़ायदे वाली बात क्या है कि हमने यहाँ पर F का यूनिट है अपने पास न्यूटन, इसको मैंने 1 कर दिया। Q का यूनिट है मेरे पास, इसको मैंने 1 कूलम कर दिया। अब बचा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर के को क्या पुट कर देता हूँ, 1। इस वजह से आप यहाँ पर जो एक्सप्रेशन देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में आपको जो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू टी या फिर E इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये एक नॉलेज के लिए है, ये आपके लिए कि आपको पता चले कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट आया था क्या, और आया था तो वो गया कहाँ, इस वजह से मैंने ये बताया है। बाकी नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपन यहाँ पे कि टेस्ट चार्ज क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास में पॉजिटिव है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आया
जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2, ये 10 और 2 फॉर एग्जांपल लिया है मैंने। अब ये फॉर एग्जांपल ये दे रहा है इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दे रहा है इस साइड, ठीक है। तो एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल ही करेंगे ना। अब अगर ये कैंसिल करते हैं तो मेरे पास बच कितनी गई 8, 10 माइनस 2 8। तो अब अगर किसी ने पूछा मेरे से कि जा देख के आ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैं इस वाले चार्ज को साथ में लेके गया जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की प्रोवाइड कर रहा था, तो इसने मैंने आके बोला 8, सामने वाले ने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 था। तो मतलब मुझसे गलती क्या हुई है, मैंने टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है। तो हमको यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, जो साइंटिस्ट ने ध्यान रखा चीज़ों का, वो सबसे मेन पॉइंट का ध्यान क्या रखा कि जो भी अपना टेस्ट चार्ज होता है वो स्मॉल एज पॉसिबल, कितना जितना इसको अपन छोटा कर सकते हैं मैग्नीट्यूड का, वो छोटा अपन इसको करते हैं। क्योंकि अगर चार्ज की वैल्यू बड़ी हुई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बड़ी होगी, ठीक है ना। बिकॉज वही आपका एग्जांपल डीओ मैंने ज़्यादा लगाया है तो फ्रेगरेंस भी ज़्यादा होगी, फ्रेगरेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगना मतलब दूसरा जो स्मेलिंग पावर होगी लोगों की वो बढ़ जाएगी उससे, अगर मेरी फ्रेगरेंस ज़्यादा है तो, ठीक है ना। मतलब आपके चार्ज के ऊपर दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स भी डिपेंड कर रहा है। इस वजह से अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई द टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज इट डज नॉट, बिकॉज कैसे लिख सकते हैं अपन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, या फिर should have very small magnitude so that it does not cancel the electric field of source charge, ठीक है ना। मतलब हम इसके इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को इतना कम कर देंगे कि ये जो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमको, उसमें ये कैंसलेशन पैदा ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। क्लियर है बात। तो ये बात हुई अपनी किसकी पूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। हम पढ़ने वाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पर उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब फीचर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, अभी तक तो हमने समझा है क्या, ठीक है। पर हर एक किसी चीज़ के कुछ फीचर्स होते हैं, उसी तरीके से इसके भी फीचर्स हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पर डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड है। हम बात करने वाले हैं अभी डायरेक्शन पे अच्छे से, जैसे हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ में। फिर कह रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके डायरेक्शन की भी बहुत वैल्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है। तो डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, जो फोर्स का होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मेरा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, कि इसको कैसे फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ रिपेल करेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बोलेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, लाइक दैट, ये इसका डायरेक्शन है। हम यही बोलेंगे ना कि इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। उसी तरीके से अगर हमको ये पता करना हो कि अगर ये वाला जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज क्या है अब, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, लाइक दैट। तो हमको यहाँ पर पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अब ये वाला। समझ में आ रही है मेरी बात। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा डायरेक्शन किसकी तरह सेम होता है, वहाँ पे जो सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है उसकी तरह। क्लियर है बात। थर्ड फीचर की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की जगह न्यूटन, चार्ज की जगह कूलाम, कूलाम जो भी है। अब न्यूटन पर यूनिट कूलाम, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, NC इनवर्स। क्लियर है बात। तो ये तो बात की हमने किसकी,
फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब हम बात करने वाले हैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस। फिज़िकल सिग्निफिकेंस के कहने का मतलब क्या है कि फिज़िकल का मतलब क्या होता है कि आपको जो दिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखने से रहा, पर हाँ उसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट कैसे हमको देखने को मिलता है? सबसे पहले तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है, वो देखने को मिलता है। फिर सेकंड जो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस समझने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इजीली समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, सोर्स चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज है या उससे दूर है, ज़्यादा रेंज में है, कम रेंज में है, ये सारी बातें हम किसके थ्रू कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पर वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझना, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है, क्लियर, ये इसकी पूरी फील्ड है, मतलब ये भी इसकी फील्ड होगी, ये भी इसकी फील्ड होगी, ये भी इसकी फील्ड होगी और ये भी इसकी फील्ड होगी। मतलब मैं जैसे जैसे इसके पास में टेस्ट चार्ज को लाऊंगा, जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली कि उस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो क्या होता है? E=F/QT। अब ये चेंज कब होगा? जब ये चेंज हो रहा होगा। ये तो चेंज होगा नहीं, इसको तो फिक्स लेके आएंगे अपन, टेस्ट चार्ज को तो फिक्स लाना है अपने को, वो तो बदल नहीं सकते अपन। मतलब अगर ये चेंज हो रहा है तभी तो ये चेंज होगा। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जितना भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो चेंज होता जाएगा जैसे 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 इसके पास आता जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया कि इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट सिंगल वेक्टर, इट इज़ द सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स। इसका क्या मतलब है? मेरे को किसी ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इनफाइनाइट है, इन्फिनिट है, इनफाइनाइट है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये वर्ड हमने यूज़ क्यों किया है यहाँ पे कि इन्फिनिट है, इनफाइनाइट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक मतलब है कि अगर इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसको ऐसे धक्का देगा, अगर यहाँ पे है तो ऐसे रिपेल किया, ऐसे। मतलब मैं यहाँ पर जितना भी चार्ज देखने की कोशिश करूँ तो चार्ज जो के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है इस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर, सबसे पहली चीज़ तो कि उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर उन पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट सिंगल वेक्टर, इट इज़ द सेट ऑफ इनफाइनेट वेक्टर्स। इसी की वजह से हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पर कि हम जैसे जैसे किसी रेंज में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता हूँ या जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में लेकर आते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है? कंटिन्यूसली वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है मतलब वहाँ पर डायरेक्शन भी बदलता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदलता है। और कहीं पर भी कोई भी स्पेस है तो स्पेस में तो कितना होगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कहीं पर भी कोई भी प्लेन बनता है, मैं आपसे पूछूँ कि ये जो पूरा मेरा बोर्ड है इस बोर्ड्स में कितने पॉइंट्स हैं, आप क्या बोलेंगे? सर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट वेक्टर्स। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये तो बात की अपन ने किसकी? फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी आपको पूरा लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज। उसके बाद यूनिट तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस में इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सिंगल वेक्टर, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्या?
interesting and important topic, that is electric field intensity due to point charge. Electric field intensity ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर पॉइंट चार्ज वर्ड आया है, पॉइंट चार्ज वर्ड यहाँ पर आया है, मतलब हम यहाँ पर कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही होगा ये। सर अभी तो लिखा था आपने, मिटा क्यों रहे हो? बिकॉज बोर्ड छोटा हो जाएगा वरना। अब मैंने बोल दिया ये कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, दैट इज क्यू। यहाँ पे रख दिया मैंने एक टेस्ट चार्ज को। इस पी पॉइंट पे मेरे को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है, जिसको मैंने क्यू बोला है, जिसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर मेरे को किसी ने पी पॉइंट पे पूछा है कि सर बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मेरे पास बहुत ही आसान सा तरीका है कि मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को ला सकता हूँ, टेस्ट चार्ज से मैं पता कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो मैं टेस्ट चार्ज को लेके आ गया, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है ना, बहुत छोटा रखेंगे हम ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करें, उसमें कैंसलेशन पैदा ना करे। दूसरी चीज़ सर इसका नेचर क्या होगा, टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव ही क्यों रख रहे हैं, पॉजिटिव इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि ये एक कन्वेंशनल मेथड बोल दिया। जब भी साइंटिस्ट ने देखा उन्होंने बोल दिया पॉजिटिव रखना है, आप नेगेटिव भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर पॉजिटिव रख दिया है। अब कहीं पे भी आप जर्मनी में चले गए, वहाँ पर जाकर आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है। क्लियर है बात? अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना आ रहा है। कुछ नहीं सोचना है, ईजीली ये डेरिवेशन आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा समझने में, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना कंसेप्ट पे। फिजिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड इमेजिनेशन। अब अगर बात करते हैं अपन, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज से लेकर सोर्स चार्ज से लेकर के टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, r है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसको नामाकरण कर देते हैं, इसका O, इसको नाम दे देते हैं P, डिस्टेंस हमको r पता ही है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो K Q QT अपॉन r स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में ये रहा होगा। सर आपने क्या करा है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ किया है। F इज इक्वल्स टू के क्यू टी अपॉन r स्क्वायर। Q तो हो गया मेरा सोर्स चार्ज, QT हो गया मेरा टेस्ट चार्ज, r स्क्वायर बीच का डिस्टेंस। कूलम्स लॉ में हम इसको स्क्वायर में लेते थे, इसलिए स्क्वायर में लिया है। और यहाँ पर मैंने वेक्टर का साइन लगा रखा है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर शो करना पड़ेगा अलोंग OA, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाया है, ठीक है। और हम अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वेक्टर का साइन नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आपको अलोंग OA भी नहीं लिखना होगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल के अंदर आपको डायरेक्शन दे रखा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में ही लेना है, और आपको साथ में वहाँ पर यूनिट वेक्टर या फिर अलोंग वर्ड यूज़ करके आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड की, इस वजह से मैंने फोर्स को किस वे में लिखा है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस फॉर्म में लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। तो क्या हो जाएगा, F अपॉन QT।
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू डाल दीजिए आप, के क्यू क्यू टी अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू टी से क्यू टी कैंसिल, क्या आ गया आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर अलोंग ओ पी। क्लियर। यहाँ पर ओपी मैंने लिया है इसलिए मैंने अलोंग ओपी लिख दिया। अगर यूनिट वेक्टर गिवन है तो आप यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, आर कैप, ये जो आर है अलोंग ओपी की जगह में यहाँ पर आर कैप भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट होनी चाहिए, रटना कुछ नहीं हमको, जहाँ हम रटेंगे वहाँ पे हमको दिक्कत आएगी। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चलना है, कंसेप्ट। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इज़ व्हाट 1/4πε0, दैट मीन्स इट इज़ कांस्टेंट। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दैट मीन्स क्या देख के पता चल रहा है अपने को, इन्वर्स स्क्वायर। इन्वर्स स्क्वायर ये का ये चीज़ अपन ने कूलम्ब्स लॉ में भी देखी थी। तो जहाँ पर भी मेरे को इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता है कि जो डिस्टेंस हो रहा हो उसका स्क्वायर आ रहा हो, तो उसका जो हमेशा फील्ड रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या रहता है, स्फेरिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी डेरिवेशन करनी है और ये एक्सप्रेशन लिख देना है और साथ में वहाँ पर लिख देना है कि ड्यू टू दिस इट इज़ फॉलोइंग इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज इज स्फेरिकल इन नेचर। क्लियर है। स्फेरिकल इन नेचर मतलब अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ आप एक फुटबॉल इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, हम अगर यहाँ पर फुटबॉल इमेजिन कर लेंगे तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, मेरा स्फेरिकल फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, अब अगर थोड़ा और समझे तो डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यही बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेरी होता है। वेरी होने का मतलब अगर पास में है तो आर कम हो गया, जैसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, अगर मैं आपको कहता हूँ इसको पास में लेके आ जाओ, इस जगह होता, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता, बढ़ता, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इन्वर्स रिलेशन। क्लियर। और दूसरी बात अगर हम करें तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर यह यहाँ पर मैंने 10 कूलाम लिया है, अगर मैं यहाँ पर 50 ले लूँ, वैल्यू कितनी ले लूँ, 50, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बढ़ाऊंगा, सोर्स चार्ज को, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाइपोल में आपको पूरा एक व्हील जो रोटेट करता है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, टॉर्क का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम ये सारी बात करने वाले हैं। ठीक है ना। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो आपको, यू कैन राइट इट इन कमेंट।